हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपका क्लास 11 का एनसीईआरटी है। आज के वीडियो में उसे कंप्लीट हम कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू के साथ। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए थे एनसीईआरटी से, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो बस टॉप 50 क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट 2025 टारगेट कर रहे हो, चाहते हो एनी हाउ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उससे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, इसे अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस ही पूछे जाते हैं। साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। ठीक है, तो जो हमने 15 आपका सिलेबस है उसे अच्छे से कंप्लीट हमने कवर करके टोटल 3000 क्वेश्चन हमने रेडी किया हुआ है। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो एनएफ है, आपके पास प्रॉपर 1 महीने का समय बचा हुआ है, जो आप आसानी से एनी हाउ पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ही, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको 150 मार्क्स का नोट, चाहे आप यूपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार स्टेट 2025 का। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रॉपर नोट्स के अंदर दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। बहुत लोग का मतलब मैसेज आ रहा है कि 2024 में जो बिहार स्टेट एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। तो मेरे पास 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। अगर किसी के पास है 2024 सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सब कुछ मैं बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अगर किसी के पास 2024 सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला जो चैप्टर है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी है, जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्री विषय के रूप में मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रियाओं और समाज का अध्ययन। प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन। या ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नीतियों का अध्ययन। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं और समाज के अध्ययन पर केंद्रित है, ना कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान या आर्थिक नीतियों पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किससे समाजशास्त्री का संस्थापक माना जाता है? कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम, अगस्ट कम्टे या मैक्स वेबर? तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया होगा अगस्ट कम्टे, जिनको समाजशास्त्र के फादर ऑफ भी कहा जाता है, जिन्होंने वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया और इसे समाजशास्त्र नाम उनके द्वारा ही दिया गया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र नाम किसने दिया, तो अगस्त कम्टे ने दिया था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र में समाज शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है, पृथक व्यक्तियों का समूह, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, केवल पारिवारिक इकाइयां या आर्थिक संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का याद रखिएगा, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से, ना कि केवल व्यक्तियों से, परिवारों से, ना आके आर्थिक संस्थाओं से। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ना। औद्योगिक क्रांति के दौरान समाजशास्त्र का उदय क्यों हुआ? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
टू अंडरस्टैंड रैपिड सोशल चेंजेस, मतलब कि औद्योगिक क्रांति के दौरान समाजशास्त्र का उदय हुआ क्योंकि इसमें समाज के तीव्र परिवर्तन लाए गए जिन्हें समझने की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्रीय ज्ञान में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजिकल नॉलेज? क्वेश्चन काफी आसान है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं दोनों सेम है, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्रीय ज्ञान साक्ष्य और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, जबकि सामान्य ज्ञान आपके एक्सपीरियंस पर आधारित हो सकता है और आप हमेशा स्टिक नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। हमारा चैप्टर नंबर 2 है टर्म कंसेप्ट एंड इसका यूजेस इन सोशोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन आपका, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 11। तो याद रखिएगा, सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का एक पैटर्न होता है जो कि समाज को संगठित करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या स्थिति क्या है? जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है उनके अकॉर्डिंग स्थिति क्या है, मतलब स्टेटस क्या है? पहला ऑप्शन व्यक्तियों का संपत्ति है, या समूह में सामाजिक स्थान है, राजनीतिक शक्ति है, या शैक्षिक योग्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिचुएशन जो भी स्टेटस होते हैं उसका अर्थ होता है किसी भी समूह किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्थान, जैसे कि शिक्षक या माता पिता। अगला क्वेश्चन है प्रदत्त और अर्जित स्थिति में डिफरेंस क्या है? पहला ऑप्शन प्रदत्त अर्जित होती है और अर्जित दी जाती है। सेकंड ऑप्शन प्रदत्त जन्म के समय दी जाती है और अर्जित कमाई जाती है। दोनों अर्जित होती है या दोनों जन्म के समय दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अस्थिकरण से क्या तात्पर्य है? समाज में समानता, समाज को स्तरों का विभाजन, समूह में सहयोग, या पदानुक्रम की अनुपस्थिति। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको मैंने कई बार बताया भी है कि जो सामाजिक अस्थिकरण समाज में होता है वो विभिन्न स्तर पर हो सकता है, जैसे कि जाति वर्ग में इसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू लेयर। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में मानदंड क्या है? ऑलरेडी ये सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा गया जा चुका है कि नॉर्म क्या होते हैं इन सोशोलॉजी। सरकार द्वारा लागू करना, व्यवहार की साझा अपेक्षा, धार्मिक विश्वास, या आर्थिक नियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है? पहला ऑप्शन बाजार, परिवार, व्यक्ति। तो तीन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर हो सकता है, तो हम तीन ऑप्शन लेकर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का टॉपिक है, तो इसे ध्यान से बताना कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। तो बाजार जो है आपका एक सामाजिक संस्था नहीं है, ना आपका इंडिविजुअल एक व्यक्ति है।
परिवार एक सामाजिक संस्था है जो कि ज्ञान और मूल्य को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्थिक उत्पादन, बच्चों का समाजीकरण करना, राजनीतिक शासन या धार्मिक पूजा। क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्य कार्य, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर फाइंड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, परिवार का मुख्य कार्य बच्चों को समाजीकरण करना होता है ताकि वो सामाजिक मूल्य को सीखे और समाज में रह सके। क्वेश्चन नंबर 13, समाज में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार संरचनाओं में पितृसत्ता में क्या तात्पर्य है? ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। पितृसत्ता से क्या तात्पर्य है आपके परिवार संरचना में? पहला ऑप्शन है सभी सदस्यों के लिए समान शक्ति, डिसीजन लेने में पुरुषों का प्रभुत्व, डिसीजन लेने में महिलाओं का प्रभुत्व या प्राधिकार की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में पूछा गया पितृसत्ता, तो आपके मेल डोमिनेंस का डिसीजन मेकिंग होता है। अगर यहाँ पे पूछ ले मातृसत्ता तो आपका फीमेल डोमिनेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि अगर पितृसत्ता हो तो आपका मेल होगा और मातृसत्ता हो तो यहाँ आपका फीमेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी संस्था समाज में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है? जितनी भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे रेगुलेट कौन करता है, आपको ये बताना है। धर्म, बाजार, परिवार या शिक्षा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखते हो तो यहाँ बात की जा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके ना रिलीजन से आती है, ना आपकी फैमिली से, ना आपके एजुकेशन से। हो सकता है कि आज के टाइम पे एजुकेशन से भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, लेकिन उसके लिए आपका मार्केट होना चाहिए। मार्केट होगा तभी आप एजुकेशन से चाहे रिलीजन से आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो इसलिए आपका मार्केट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका राइट आंसर मार्केट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है कि सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से सांस्कृतिक संस्कृति क्या है? व्हाट इज द कल्चर इन सोशोलॉजिकल टर्म? पहला ऑप्शन केवल कला और संगीत, ऑप्शन बी सजा, विश्वास, मूल्य और प्रथाएं, आर्थिक नीतियां या राजनीतिक कानून। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिक अस्थिकरण, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक परिवर्तन। ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी से पीवाईक्यू में पूछा गया था कि संस्कृति सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, संस्कृति सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति संस्कृति और सामाजिक नियम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बचपन में समाजीकरण की प्राथमिक कारक कौन है? हु इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड? पहला ऑप्शन स्कूल, मीडिया, परिवार या सहपाठी समूह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि
प्रारंभिक बचपन जब आपका जन्म होता है, सबसे पहले आप फैमिली के साथ रहते हो, ना कि आप मीडिया में चले जाते हो, ना स्कूल चले जाते हो, ना अपने दोस्तों के पास चले जाते हो। सबसे पहले अपने फैमिली, माता-पिता, भाई-बहन के साथ रहते हो, जो कि आपका प्रारंभिक बचपन में प्राथमिक कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्जातीयता से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि निर्जातीयता से अपने संस्कृति को दूसरे में श्रेष्ठ मानना इसमें शामिल होता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन कवर करने हैं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उप संस्कृति क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब कल्चर के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उप संस्कृति एक बड़े संस्कृति के भीतर विशिष्ट मूल्य वाला एक छोटा समूह माना जाता है, इसे याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा समाजशास्त्रीय अनुसंधान सामाजिक घटनाओं को समझने और उसको विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि लोगों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत में शामिल होता है? सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन या अभिलेखीय अनुसंधान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्यक्ष बातचीत को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि डायरेक्ट जब आप इंटरेक्शन करते हो उसमें आपका अवलोकन में बात करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि उनका व्यवहार आपको पता चल सके। अनुसंधान में परिकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है कि परिकल्पना एक परीक्षण होता है जो कि एक योग्य कथन होता है, जो कि किसी भी अनुसंधान का एक आधार बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। अनुसंधान में प्रश्नावली का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट से लेकर 3-4 चैप्टर है वो आपका लैंग्वेज रिलेटेड टॉपिक है। जो आप आसान क्वेश्चन खोज रहे हो वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो आपको लास्ट यूनिट है 5 से 10 तक, उसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लास्ट में दिया भी गया है। ये सारे आपके लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको बोर कर रहे हो या फिर आपको पता ना हो। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रतिभागी अवलोकन में जो शोधकर्ता होते हैं उस समूह में शामिल होते हैं जिसका वो अध्ययन कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होता है। आपसे पूछा गया सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज में स्थिरता या सामाजिक संरचनाओं या संस्कृति में परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक धाराओं या राजनीतिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? अलगाव, औद्योगिकरण, शिक्षा की कमी या प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति।
तो याद रखिएगा, औद्योगिकरण में आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि सामाजिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था मानदंडों और संस्थाओं के माध्यम से समाज में स्थिरता बनाए रखती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले एक कारण कौन से हैं। सख्त कानून, प्रारंभिक मानदंड, शहरीकरण या तकनीकी प्रगति। अगर आपको ग्रामीण समाज में व्यवस्था बनाए रखना है तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। तो बहुत का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सख्त कानून। ऑप्शन बी है पारंपरिक मानदंड, शहरीकरण या तकनीकी प्रगति। देखो, सख्त कानून बना सकते हो लेकिन आप इसे लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा देश, वो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो सारा नियम कानून लिखे रहते हैं, हमारा वो अधिकार देता नहीं है स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का, क्योंकि हर किसी का अपना अधिकार होता है। पारंपरिक मानदंड जो हमारा ट्रेडिशनल नॉर्म है, जो हम पहले के ज़माने से मानते आ रहे हैं, उसे हम अपना सकते हैं। शहरीकरण एक उपाय हो सकता है, लेकिन उससे हम क्वेश्चन में पूछा गया है आपको नियम को सख्त बनाने को लेकर। फोर्थ ऑप्शन है तकनीकी प्रगति। तो सबसे बेटर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण और शहरी समाजों में मुख्य अंतर क्या है। एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो शहरी समाज होते हैं वो गुमनामी अधिक होती है, जबकि ग्रामीण समाजों में जो भी आपके सामुदायिक बंधन होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। जो गांव में एक साथ बैठे रहते हैं, और टाउन में अगल से बगल जो आपका घर होता है उसमें भी किसी को पता नहीं होता कौन किसका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है कि पर्यावरण समाज को कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिक संतुलन से क्या तात्पर्य है। इकोलॉजिकल बैलेंस से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो प्रकृति और समाज के बीच सामंजस्य को दर्शाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोनी बिटवीन नेचर एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाजों में प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है। पहला ऑप्शन अति जनसंख्या, शिक्षा की कमी, राजनीतिक अस्थिरता या सांस्कृतिक विविधता। अगर इस क्वेश्चन में बीपीएससी में अगर पूछ लेता तो ऑप्शन ई होता है ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें हम ऑप्शन ई के साथ जा सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो इन ऑप्शन में से आप कौन सा चुनोगे आपको ये बताना है, क्योंकि हर एक ऑप्शन इंडिया के अंदर सब कुछ एक मेन इशू है आज के टाइम पे। लेकिन सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ओवर पॉपुलेशन, जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है, जो बहुत आज के टाइम पे चिंता की जनक होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे भी किसी को परवाह नहीं है, जो आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी आप कर लो, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेक ऑफ एजुकेशन होगा ही, क्योंकि डे टू डे जो पॉपुलेशन बढ़ेगा उसे स्टेबल करने के लिए लेक ऑफ एजुकेशन होगा ही होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि हर नेता अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। और कल्चर डाइवर्सिटी यहाँ का तो बोल सकते हो, कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया का जान है। तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वनों की कटाई का सामाजिक सामाजिक शास्त्रीय महत्व क्या है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 का।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वनों की कटाई आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती है, जिसका सामाजिक प्रभाव आप देख सकते हो। सतत विकास क्या होता है? काफी आसान क्वेश्चन है, सतत विकास। इसके बाद क्वेश्चन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आंसर पता भी होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आपको बताना है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ये क्वेश्चन आपके क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 से, वेस्टर्न सोशोलॉजी से। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर या अगस्ट कॉम्टे, सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट की अवधारणा एमिल दुर्कीम ने दी है, जिन्होंने सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर बी। कॉल मार्क्स को वर्ग संघर्ष सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द कॉल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल? तो याद रखिएगा, जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत है, वो जितने भी पूंजीपति हैं उनको श्रमिक के बीच संघर्ष का केंद्रित माना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर एंड वर्कर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा क्या है? अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन बी है औपचारिक नियम आधारित संगठन, या ऑप्शन सी परिवार आधारित व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक संस्था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39, एम एस दुर्किम के अनुसार आधुनिक समाजों को एक साथ क्या रखता है? यांत्रिक एकजुटता, जैविक एकजुटता, या वर्ग संघर्ष, या धार्मिक विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आपको बताना है कि अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन में किस पर ज़्यादा जोर दिया है? पहला ऑप्शन आर्थिक कारक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीतिक शक्ति, या व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चैप्टर नंबर 9, संस्कृतिकरण की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है? जी एस कुरिये, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी। ये भी सवाल पीवाईक्यू से पूछा गया है। जो 3-4 क्वेश्चन थे मैक्स वेबर और अगस्त कम्पटी से, वो भी सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन श्रीनिवास। संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है? ये भी सवाल सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए आर देसाई ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में किस पर ध्यान केंद्रित किया है? जाति व्यवस्था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, धार्मिक प्रथाएं, या शहरीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो भी आंसर
बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि भारतीय समाजशास्त्र में जी.एस. घुरिया को क्या योगदान था? जनजातियों और जातियों का अध्ययन, औद्योगिकरण का अध्ययन, शिक्षा का अध्ययन या राजनीति का अध्ययन? तो जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि आपको मैंने जस्ट बताया था उन्होंने संस्कृतिकरण पे अध्ययन किया था। तो संस्कृतिकरण के अध्ययन करने के लिए उनको जनजातियों और जातियों की अध्ययन करना होगा, तभी जाकर उनका संस्कृतिकरण का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, डीबी मुखर्जी ने अपने कार्य पर सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया? पश्चिमीकरण, भारतीय परंपरा और आधुनिकता, वर्ग संघर्ष या शहरी विकास पर? तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। डीपी मुखर्जी ने अपने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के संयोजन पर काफी जोर दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट चैप्टर हमारा, जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46। तो जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता वासनुगत प्राधानुक्रम मानी जाती है, हायरार्की ऑफ हेरेडिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? एक ही सामाजिक स्थिति में रहना, या ऑप्शन बी सामाजिक स्थितियों के बीच गति, या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक ठहराव या राजनीतिक स्थिरता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग क्या होता है? पहला ऑप्शन समूह के बीच संघर्ष, ऑप्शन बी एक सामान्य लक्ष्य के एक साथ काम करना, ऑप्शन सी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा या समाज से अलगाव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सहयोग में लोग एक सामान्य लक्ष्य के साथ एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में संघर्ष क्या होता है? तो मैंने कई बार आपको बताया भी कि संघर्ष संसाधनों या शक्ति के समूह के बीच टकराव को दर्शाने का कार्य करता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या होगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में क्लास 12 का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप यहाँ देख सकते हो हर क्वेश्चन का आंसर मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जिससे आप पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उससे 500 पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर आप कैसे स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा। उसमें भी सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक फोकस करना है, ए टू जेड हर चीज़ आपको गाइड किया जाएगा, जिससे आपका फर्स्ट टाइम में पेपर क्वालिफाई हो जाए। साथ में जिसके पास 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 को मैंने फाइंड किया था, मुझे मिल नहीं रहा। तो मुझे आप अगर किसी के पास हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।